नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मंकुल उन्नयन प्रकाशन के इस YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 6 जून दिन रविवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी, विक्रम 2078 है। 6 जून को भारत एवं विश्व में क्या क्या घटनाएं घटित हुई और समसामयिक घटना क्या क्या हुई, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसीलिए यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बनाए रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। रूसी भाषा दिवस महान रूसी कवि एस पुलकिन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पुश्किन एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पहली कविता तब प्रकाशित की जब वे 15 वर्ष के थे। पुश्किन की सबसे प्रसिद्ध कविता ओड टू लिबर्टी थी, जिसके कारण उनका निर्वासन हुआ। इनका जन्म 6 जून 1799 को मॉस्को में हुआ था। ये एक रूसी कवि, नाटककार और रोमांटिक उपन्यासकार थे। 1820 में उन्होंने अपनी लंबी कविता रुसलान और लुडमिला प्रकाशित की, जिसके विषय और शैली के बारे में बहुत विवाद था। इनके काम में मिश्रण शामिल है यथार्थवाद, इतिहास, रोमानियत और व्यंग्य। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस फरवरी 2010 में शुरू किया गया। ये भिन्न भिन्न तिथियों को मनाया जाता है, जैसे अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल, चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल, फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को और रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। आज के ही दिन 1919 में हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म अविभाजित भारत के जलालपुर जाटा में हुआ था। आज यह स्थान पाकिस्तान में है। इनका पूरा नाम राजेंद्र कृष्ण दुग्गल था। कविता का कीड़ा बचपन में ही काट लिया था, इसलिए वे कविता, गीत और गजलों में उतर गए। साहित्य ठीक से पढ़ा। 1942 में शिमला की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में क्लर्क हो गए। अखबारों में कविता प्रकाशित होने लगी। इसके बाद वे गीतकार बन गए। नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई पहुंच गए और फिल्मों के लिए पटकथा गीत लिखने लगे। इन्होंने जंजीर, प्यार की जीत, अलबेला, अनारकली, आजाद, भाई भाई, देख कबीरा रोया, छाया, पतंग आदि फिल्मों में गीत लिखे जो लोगों के अंतर्मन तक पहुंच गए। इन्हें 1965 में फिल्म खानदान के गीत तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इनका तमिल भाषा पर भी समान अधिकार था और तमिल फिल्मों के लिए भी पटकथा और गीत लिखे। 23 सितंबर 1987 को राजेंद्र कृष्ण की मृत्यु हो गई। उस समय वे 68 वर्ष के थे। हिंग एसाफोटिडा का इस्तेमाल भारत में सदियों से हो रहा है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है। इसका आयात किया जाता है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने भारत में इसके उत्पादन के लिए पहल की है। भारत में हींग का उत्पादन होने से इसके आयात पर सालाना होने वाली खर्च 940 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। हींग एक प्रकार की जड़ी बूटी है। हिमालय के पहाड़ों में एक पौधे से यह मिलता है। इसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। CSIR ने देश में हींग की खेती के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय
हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर IHBT से मिलकर पहल की है। इस मिशन के तहत देश के हिमालयी क्षेत्र में इसकी खेती शुरू की गई है। इसके तहत हिंग के 800 पौधे हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी के क्वारिंग गांव में लगाए गए हैं। विदित हो कि भारत सालाना करीब 1540 टन कच्चे हिंग का आयात करता है। इसे मुख्य रूप से ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। हिंग सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। बदहजमी की स्थिति में हिंग बहुत आराम मिलता है। गैस की समस्या दूर करने में यह बहुत प्रभावी है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश अपने यहाँ की कुछ चीजें भारतीय बाजार में बेच सके, इसके लिए दक्षिण एशियाई शुल्क मुक्त व्यापार क्षेत्र साफ्टा बनाया गया है, लेकिन इसका अब दुरुपयोग होने लगा है। इन दोनों देशों के व्यापारी बाहर से सस्ते सोयाबीन और पाम ऑयल मंगाकर उसे जीरो ड्यूटी पर भारत भेज रहे हैं। इससे भारतीय कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, जो कि शुल्क के साथ इन तेलों का आयात करते हैं। इसके साथ भारत सरकार को भी हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। तिलहन और तेल मिलों की शीर्ष संस्था सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के अध्यक्ष बताते हैं कि इस मामले में नेपाल और बांग्लादेश नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारत सरकार ने उन्हें जीरो ड्यूटी पर जो निर्यात की छूट दी है, वह वहां की बनी चीजों पर है। ऐसा नहीं कि वे देश कहीं और से आयात कर उसे जीरो ड्यूटी पर भारत भेज दें। पाम ऑयल और सोयाबीन तेल के मामले में यही हो रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में न तो सोयाबीन की खेती होती है और न ही पाम की। यह देश पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से मंगाते हैं, जबकि सोयाबीन तेल ब्राजील और अर्जेंटीना से। संगठन का कहना है कि नेपाल और बांग्लादेश उत्पाद उत्पत्ति स्थल नियमों रूल ऑफ ओरिजिन कंट्री का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे भारत सरकार और भारतीय कारोबारियों को नुकसान पहुंचता है। यदि कोई भारतीय कारोबारी क्रूड पाम ऑयल का आयात करता है तो उसे हर लीटर पर 32 रुपए का शुल्क चुकाना होता है। इसी तरह हर लीटर क्रूड सोयाबीन पर 41 रुपए का शुल्क और सेस चुकाना होता है। नेपाल के रास्ते जो तेल आते हैं उस पर शून्य ड्यूटी मिलती है। अनुमान है कि इससे राजकोष को हर साल करीब 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। विदित हो कि नेपाल ने जुलाई 2020 और अप्रैल 2021 के बीच भारत को 2,15,000 टन कच्चे सोयाबीन तेल और 3,000 टन कच्चे पाम तेल का निर्यात किया है। वर्तमान आयात शुल्क पर उपकर सहित नेपाल के माध्यम से आयात होने को विनियमित नहीं किया जाता है तो सरकार को 1200 करोड़ रुपए के वार्षिक राजस्व का नुकसान हो सकता है। माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा है उससे कहीं गहरा है समुद्र। समुद्र के भीतर माउंट एवरेस्ट जितने कई पहाड़ हैं और सोचिए उन पहाड़ों में क्या कुछ नहीं होगा। सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है, क्योंकि मानव ने अभी समुद्र का लगभग 5% ही हिस्सा खोजा है और गहराई के बारे में 1% ही जाना है। समुद्री गहराइयों और तटों के नीचे गहराइयों में कई सुरंगें और गुफाएं विद्यमान हैं। बहुतों को तो खोज निकाल लिया गया है और बहुत कुछ अभी खोजा जाना बाकी है। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई हैं। इन्हीं में से एक है सबसे लंबी सुरंग मेक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से टकराती हैं तो उनमें सुराख कर देती हैं, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। इसी तरह इटली की एक गुफा में भी एक और गुफा है। इसके अलावा लावा से बनी गुफाएं
अंदर से किसी नली जैसी दिखती हैं। इस तरह की कई गुफाएं हवाई के द्वीपों पर मौजूद हैं। चीन की रेनबो केव के बारे में कहा जाता है कि कुछ हजार साल पहले यह जगह समुद्र में डूबी हुई थी, लेकिन अब यह खूबसूरत गुफा है। कहते हैं कि कई साल पहले इस जगह पर समुद्र का जल स्तर कम हो गया तो इस केव का जन्म हुआ। चीन के गुइलिन में स्थित यह गुफा इतने रंगों से भरी है कि इसे रेनबो केव भी कहते हैं। केव के भीतर एक रोमांटिक नदी ली बहती है। यह केव करीब 240 मीटर लंबी है। मेक्सिको के समुद्र के नीचे मिली गुफा दुनिया की सबसे लंबी समुद्री गुफा है। सैक एक्टन और दोस ओजोस नाम की यह गुफा जोड़े जाने पर दुनिया की सबसे लंबी गुफा बन जाएगी। यह लगभग 347 किलोमीटर तक फैली है। यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री गुफा है। पुरातत्वविदों को इस गुफा से एक नर कंकाल मिला है जो करीब 9000 साल पुराना बताया जा रहा है। इस गुफा से उन जानवरों के अवशेष भी मिले हैं जो आइस एज के दौरान पृथ्वी पर घूमते थे। यह गुफा लुप्त हो गई माया सभ्यता की कहानियों को उजागर करती है। इस गुफा का रास्ता बहुत ही उलझन भरा और भूल भुलैया जैसा है। हालांकि इस गुफा में बेहद खूबसूरत कंदराएं बनी हुई हैं जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। वैसे न्यूजीलैंड की मताई नाका गुफा को भी सबसे बड़ी समुद्री गुफा माना जाता है जो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, वैक्सीन लगवाएं, स्वयं मास्क पहनें और दूसरों को भी मास्क पहनने को प्रेरित करें। 2 गज की दूरी बरकरार रखें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।